Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. प्रोटेस्ट जिस चीज का हम कर रहे हैं वो एक्चुअली में इतना दर्दनाक है ना कि कभी-कभी आंखें भर जाती हैं और मतलब जुबान लड़खड़ाने लगती है, क्योंकि जब उस बच्ची का पूरा छवि आंखों के सामने आने लगता है तो अपने आप में बहुत भयभीत जैसा एहसास होता है। बिल्कुल नाजिया जी, आपने बिल्कुल सही कहा और हम सारे दर्शकों की तरफ से मैं आपको सैल्यूट करना चाहूंगा कि दिन रात आप मेहनत करती है, समाज में सुधार लाने की पूरी आप कोशिश करती हैं, गलत को गलत कहती है, सही को सही कहती है, तो उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है इस देश में और हम चाहते हैं कि आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें और लोगों के अंदर जो इंसानियत जो चीज़ होनी चाहिए वो जगानी पड़ती है कई बार और आप जैसे लोग इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तो नाजिया जी, क्या है पूरा मामला, ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और क्या इसका कुछ बैकग्राउंड था? उसके बाद फिर हमने देखा कि बहुत सारी बातें आई, कहा गया कि भाई ये गैंग रेप है, फिर उसके बाद कहा नहीं गैंग रेप नहीं था और फिर अंदर के ही लोग इन्वॉल्व थे और क्या कहते हैं उसको ऑर्गन ट्रैफिकिंग का मामला है, बहुत सारी चीजें हमने सुनी हुई है। तो आज आपसे जानना चाहते हैं पूरा खोल के डिटेल में कि क्या पूरा ये मामला था। इस मामले को पूरे डिटेल में कानूनी तरीके से और एक महिला होने के नाते बताने से पहले मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि क्या औरत होना या बेटी पैदा होना अब संसार में गुनाह हो चुका है? क्या हमारे लिपस्टिक लगाने से हमारा बलात्कार होता है? हमारे वेस्टर्न आउटफिट्स को पहनने से हम मलाइन होते हैं? क्या लड़की अगर गोरी चमड़ी की होती है तो उसका बलात्कार होना बहुत जरूरी हो जाता है और उसका कैरेक्टर असैसिनेशन होना बहुत जरूरी हो जाता है? क्या वाकई में कपड़ा अगर छोटा होता है तो ही पुरुष मर्द जो है वो रेप करते हैं? क्या हम लिपस्टिक लगाना छोड़ दें तो हमारे धरती पर बलात्कार बंद हो जाएगा? क्या हम काजल लगाना छोड़ दें तो बलात्कार बंद हो जाएगा? क्या हम लोहे के टीन पहनना अगर स्टार्ट कर दें तो हमारा कैरेक्टर असैसिनेशन बंद हो जाएगा? अगर बंद हो जाएगा तो कोई मुझे एक पूरी जमात आकर के ये लिखकर और एक कागज में लिख करके साइन करके देने को तैयार है? नहीं, बिल्कुल। हम कभी सुनते हैं कि लड़की ने रिवीलिंग कपड़ा पहन लिया था तो रेप हो गया। अच्छा ठीक है, चलिए एक्सेप्ट कर लिया। अरे इतना हीरोइन बनी घूमती थी, इधर उधर जाती थी तो रेप तो होना ही था। चलिए मान ली अपनी गलती। अरे कभी मॉडलिंग करती थी तो कभी यहाँ तो कभी वहां, बहुत सारे लड़कों को दोस्त बना करके बैठी हुई थी तो होना तो था ही ऐसा। चलिए ये भी मान लिया, सर झुका लिया। अब को एडुकेशन में पढ़ने के लिए जाएगी और लड़कों के बाइक पर घूमेगी तो रेप तो एक दिन होना ही था ना। चलिए अपनी ये भी गलती मान ली हमने। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि जो 3 साल की बच्ची का रेप होता है उसका क्या गुनाह होता है? जो 22 महीने की बच्ची का रेप होता है उसका क्या गुनाह होता है? जो 11 साल की बच्ची की थाई में सेडक्शन मिलता है मर्दों को, उसका क्या गुनाह होता है? देखिए औरत को तोड़ने का ना, बेसिकली साहिल, औरत का बहुत स्ट्रॉन्ग हेड होता है और वो उसके अंदर सब्र की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आपकी भी बहन होगी और जितने दर्शक सुन रहे हैं सबके घर में महिला होगी, क्योंकि एक कमरे को घर बनाने वाली औरत ही होती है। इस देश में, इस दुनिया में आबादी बढ़ाने वाली औरत ही होती है। एक मर्द को संसार में जोड़ने वाली भी औरत होती है। औरत वो मजबूत कड़ी है जो एक इंसान होकर के इंसान को जन्म दे देती है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सही आपने कहा है। अब बात आती है कि औरत को हमेशा
क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग हेड होती है, क्योंकि उसके सपने बड़े होते हैं, वो घर भी संभालने को तैयार हो जाती है, वो अपने करियर को भी सजाने को तैयार रहती है, वो बच्चे पैदा करने को भी तैयार रहती है, वो संसार संभालने को भी तैयार रहती है और सभी की शर्तों पर खुद को चलाने को तैयार हो जाती है कि तुम मुझे सलवार जंपर में बाहर जाने की अनुमति दोगे तो मैं वो भी तैयार हूं, लेकिन मुझे मेरा करियर संवारने दो। हर चीजों में वो तैयार हो जाती है। लेकिन फिर भी जब वो बुलंदियों को छूने लगती है, जब वो आसमान को छूने लगती है अपने एफर्ट से, अपनी मेहनत से, तो कहा जाता है ऐसे ही थोड़ी इतनी ऊंचाई पर चली गई, जरूर अपने बॉस के साथ सोती होगी। ऐसे ही थोड़ी इतना अच्छा डिग्री आ गया इसके पास, जरूर इसकी डिग्री खराब होगी, पता करो तो कहीं फेक डिग्री तो नहीं है। अरे ऐसे ही थोड़ी अच्छा बोल लेती होगी, जरूर इसका कोई कंटेंट राइटर होगा। अरे ऐसे ही सोशल मीडिया पे इसको थोड़ी इतना हाइप मिल रहा है, जरूर इसकी कोई पीआर टीम होगी। अरे इतनी सुंदर ऐसे नहीं दिख रही है, जरूर कुछ ना कुछ सर्जरी कराई होगी। अरे एक नंबर की चरित्रहीन है ये, ऐसे तो बैठती है सलवार जंपर दुपट्टा में साड़ी पहन करके, लेकिन पब में भी जाती है, क्लब में भी जाती है। तो क्या हो गया? मतलब हम फ्री हो गए, हम पब में जाते लेकिन हैं। इसमें नाजिया जी एक चीज समझ में नहीं आता कि ये सोच लोगों की कब बदलेगी कि भाई मर्दों को पूरे मजे लेने हैं अपने, और वो लेते भी है, और अगर महिला खुल के जीना चाहती है तो क्या दिक्कत हो जाती है? इनकी सोच इतनी छोटी की हो जाती है कि ये फिर उस पे सीधा कैरेक्टर पे हमला करने लग जाते हैं। कोई अगर पब में जा रहा है कोई फीमेल, तो क्या हो गया? ये कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है, वो अपने पैसा लेके जा रही है, वो अपने पैसे से वो एंजॉय कर रही है, तो उसमें गलत क्या है? ये थोड़ी ना है कि आप वो पब में जा रही है या बाहर जा रही है या मॉडलिंग कर रही है या ऑफिस का काम कर रही है तो अब नाउ उसने एक सामने से ऑफर दे दिया या टिकट दे दिया कि भाई अब मेरा रेप होना चाहिए। ये कौन सी बात है? ये कैसी सोच है? नहीं, अब आपको ये समझना पड़ेगा कि मर्दों की सत्ता हमेशा से चली आ रही है। पुरुषों का एक जोश और पुरुषों की सत्ता वो हमेशा चलती आई है। मैं अभी किसी पार्टी की प्रवक्ता या कोई पॉलिटिकल झंडा लेकर के आपके साथ नहीं बैठी हूं, मैं एक महिला बनकर के आपके सामने बैठी हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी औरत बहुत सक्सेसफुल होती है तो मर्दों की एक मशीनरी काम करती है कि बस इसका कैरेक्टर एसिसिनेशन करके, इसको दबाकर, कुचल करके, इसको बेइज्जत करके इसको घर पे बैठाया जाए। और औरतों ने किया भी है ऐसा। जब भी वो अपने कदम को आगे बढ़ाती हैं, जैसे ही उनका कैरेक्टर एसिसिनेशन होता है, वो बैकफुट ले लेती हैं, वो अपने आप को घर में बंद कर देती हैं। और यही वजह है कि हमेशा मर्दों को लगा है कि जितनी भी औरतों का कैरेक्टर एसिसिनेशन हम करेंगे वो सारी की सारी घर में बंद हो जाएंगी, वो उनके चप्पल के नीचे अपने आप को दबा देंगी और वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेंगी। क्योंकि कुछ औरतों ने ऐसा कर दिया है, इसीलिए मर्दों की सत्ता को और हैवान पुरुषों को ऐसा समझ में आ चुका है कि हम ये स्ट्रैटेजी अगर रोज चलाएंगे और हर बढ़ती हुई तरक्की याफ्ता महिला पर चलाएंगे तो हर वो महिला को हम कुचल सकते हैं, उसको घर में बंद कर सकते हैं, सिर्फ उसके कैरेक्टर एसिसिनेशन को करके। क्योंकि औरतें क्या होती हैं ना, वो बड़े नाजुक दिल की होती हैं। वो सोचती हैं कि हम समाज सुधार के लिए आगे निकले हैं, या हम अपना घर चला रहे हैं अपनी मेहनत करके, या हम डिग्री लेकर के आ रहे हैं और मेरा कैरेक्टर एसिसिनेशन हो रहा है, इट्स बेटर चलो हम घर में रहेंगे। लेकिन इन्हीं महिलाओं में से कोई झांसी की रानी भी निकल जाती है, इन्हीं महिलाओं में से कोई ममता बनर्जी और इंदिरा गांधी भी निकल जाती है, और इन्हीं महिलाओं में से कोई नुपुर शर्मा और नाजिया इलाही खान भी निकल जाती है। करते रहो नंगा, चलाते रहो मिशनरी और बोलते रहो अभद्र शब्दावली, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम फिर भी रहेंगे समाज सुधार के लिए खड़े और हम बोलते रहेंगे। अब आते हैं इसमें एक जी नाजिया जी, अभी जैसा कि आपने कहा और बहुत सही बात आपने की है कि बहुत सी बार जो होता है एक महिला खुद महिला की दुश्मन हो जाती है, और वो पूरा जो आप कह रहे हैं कि एक सोच बिल्डअप की जाती है। तो इसमें देखिए ना कि आपने तो ये प्रो
महिलाओं के नाम अभी बताए हैं, लेकिन जो चीज आप कह रही थी उसमें से एक एग्जाम्पल हम अगर देखते हैं तो ये सना खान जैसी जो महिलाएं हैं जो एक टाइम पे फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रही है और काफी खुलकर इन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है, आज वही कैमरे पे आकर फिर उसके बाद खुद तो अपने आप को नहीं ढकती, जैसे कि वो लोगों को प्रेरणा देने की कोशिश करती है, लेकिन बात वही है कि वो खुद जो है औरतों को नीचे दबाने की कोशिश कर रही है, महिलाओं को नीचे दबाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे लोगों के अंदर का दोगलापन कब खत्म होगा? और ये खास करके चूंकि ये इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो मुसलमान अवाम में ज्यादा है, तो ये भोले भाले मुसलमान जो है वो कब समझेंगे कि हमको ये बेवकूफ बना रहे हैं सब मिलकर? देखिए साहिल, मैं टॉपिक को बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करूंगी। ये हिजाबन जहादन का जो एक टॉपिक है ये बहुत लेंदी है, फिर हम लोग डॉक्टर पिटिया के इंसाफ पर बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर मैं सना खान जैसी हिजाबन जहादन और पाकिस्तानी प्रेचर तारिक जमील की स्लीपर सेल पर अगर मैं बात स्टार्ट कर देती हूँ तो फिर ये टॉपिक किसी दूसरी तरफ चला जाएगा। ठीक है? जी जी बिल्कुल, लेकिन मैं आप अपना मुद्दा रखिए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि ये जितनी भी हिजाबन जिहादन हैं, अगर वाकई में इनको इस्लाम इतना पसंद है, मेरे लिए भी इस्लाम बहुत प्यारा है, और वाकई में इस्लाम पसंद है इन हिजाबन जिहादन को भी, तो ये लोग सर्वोच्च न्यायपालिका में एक याचिका क्यों नहीं दायर करते हैं कि हम प्रॉपर इस्लामिक लॉ को मानेंगे और जिसमें इंक्लूडिंग इस्लामिक पनिशमेंट भी होगा। आधा अधूरा क्यों मानना? आधा अधूरा मानने की तो जरूरत नहीं है। हमारे अल कुरान में मजार परस्ती को गुनाह कहा गया है, तो ये हिजाबन जिहादन और ये दाढ़ी टोपी वाले, ये चवन्नी अठन्नी लोग, ये क्यों नहीं सर्वोच्च न्यायपालिका में एक याचिका डालते हैं कि हम मजारों को तोड़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा अल कुरान मजार परस्ती को गुनाह बोलता है। छोटे छोटे चीजों से स्टार्ट करें ना भाई। सिविल लॉ में हम शरिया एंटर करेंगे और क्रिमिनल लॉ में हम भारत का कानून मानेंगे, क्योंकि उसमें बेल के प्रावधान है। अभी प्रयागराज में एक मदरसे के अंदर फेक नोट करेंसी का प्रिंट हो रहा था। एक मुल्ला बाहर निकल करके बोलता है बच्चों से नादानी हो गई। प्रयागराज में इमाम रिजवान ने एक 10 साल की मुसलमान बच्ची का रेप किया मस्जिद के अंदर, क्योंकि वो दीनी तालीम लेने के लिए जाती थी। क्या कोई निकला कि गुस्ताखे रसूल की सजा होगी, उसको इस्लाम से बॉयकॉट किया जाएगा? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। और 1947 से लेकर के 78वें साल में हम भारत की आजादी में हम एंटर कर चुके हैं। इस 78 साल में एक भी ऐसा मुसलमान पैदा नहीं हुआ जो ये कहे जाकर के सर्वोच्च न्यायपालिका को और केंद्र की सरकार को कि हमको पूरा इस्लाम मानना है, जिसमें मजार परस्ती नहीं होगी, जिसमें फिरका परस्ती नहीं होगी और जिसमें इस्लामिक पनिशमेंट भी होगा। तो मैं इन चवन्नी अठन्नियों को तो बिल्कुल भी मुसलमान नहीं मानती हूँ। मैं तो इनको ये बस कारोबार कर रहे हैं। कोई सर पर हिजाब लगा करके कारोबार कर रही है, पूरा मेकअप करके, और कोई टोपी और दाढ़ी लगा करके अपना कारोबार कर रहा है। द थर्ड थिंग इज, उसके बाद फिर मैं डॉक्टर बिटिया पर आ जाऊंगी। द थर्ड थिंग इज कि अभी हेमंता बिस्वा शर्मा ने आसाम में कहा कि भाई विधानसभा के अंदर जो 2 घंटे का जुमा की नमाज के लिए ब्रेक मिलता था वो अब आपको नहीं मिलेगा, आप ऐसे जाना चाहें तो जा सकते हैं। बिल्कुल, हम भी कोर्ट जाते हैं, हमें भी रमजान में अगर 5 बज जाता है, 4 बज जाता है, वंस इन अ ब्लू मून ऐसा हो ही जाता है कि कभी लेट हो जाती है, तो हम अपने जूनियर्स पर या अपने सीनियर पर काम छोड़ करके हम पीछे से निकल जाते हैं अफ्तार करने के लिए। लेकिन मेरा सवाल ये पैदा हो रहा है कि 8 घंटा 10 घंटा हम चैनल्स नेशनल न्यूज डिबेट्स में होते हैं, और वो 8 घंटा 10 घंटा हमारे मौलवी, मुल्ला, मुफ्ती, कारी, मुजाबिर, इमाम, हाफिज कुरान भी होते हैं, इस्लामिक स्कॉलर भी होते हैं। तो ये पाबंदी से वक्त पर नमाज कब पढ़ते हैं? ये तो टीवी पे चमकते रहते हैं। हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बी पीस अपॉन हिम, उनका तो कोई चित्र नहीं है, उनकी तो कोई छवि नहीं है, उनका तो कोई फोटो नहीं है। फिर आप क्यों फोटो कर रहे हो? आप क्यों फोटोबाजी में लगे हुए हो? क्या मतलब उठता है?
यूट्यूब का पैसा हराम है, पर सारे मौलवी मुल्ला मुफ्तियों का यूट्यूब चैनल चल रहा है। तो ये कौन सा इस्लाम मान रहे हैं? ये तो चुटिकबाज मुसलमान है। मैं तो इनको मुसलमान नहीं मानती। मैं उस मुसलमान को मुसलमान मानूंगी जिस दिन मुसलमान पुरुष खुद निकल करके बाहर आएगा और कहेगा कि फलाना मुसलमान ने रेप किया है, हम इसको इस्लाम से बॉयकॉट करते हैं। जिस दिन जो मुसलमान पुरुष ये निकल करके आकर के बोलेगा, मैं उसको सलाम करूंगी और मैं कहूंगी कि भारत में कोई मुसलमान है जो सच्चा है और अल्लाह तबारक ताला के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत रसूल पर चल रहा है और अल्लाह तबारक ताला की बातों को मान रहा है। मैं तो तब मानूंगी ना, मैं क्यों मानूं इन मुसलमानों को मुसलमान? जी। अब आते हैं डॉक्टर बिटिया पर। 9 अगस्त था और मैं इंदौर में मेरी सभा थी और एक बहुत बड़ा कॉन्क्लेव था। अचानक से एक पॉपअप आता है मेरे फोन पर। फोन की घंटियां बजते बजते मतलब फोन गर्म हो जाता है कि दीदी ऐसा ऐसा हो गया। इंदौर से फिर मेरा दौरा था महाराष्ट्र, नागपुर, पुणे, ये सब, महाबलेश्वर, ये सब मेरा दौरा था। उस सबको कवर अप करते करते जब मैं बंगाल पहुंची, हालांकि मैं पूरे अपडेट्स भी ले रही थी और इस मुद्दे पर न्यूज पर भी बैठ रही थी। जब मैं बंगाल पहुंची तब मैंने विस्तार में सब कुछ पता किया। बेसिकली ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो लोग काम कर रहे थे उनको पहले से ही पता था कि आरजीकर हॉस्पिटल में किस हिसाब का स्कैम चल रहा है। 2021 से 2024 तक में आरजीकर हॉस्पिटल में 7 सुसाइड और भी हो चुका था। अब 7 सुसाइड, हाँ, अब वो भी क्वेश्चन मार्क में है कि क्या वो सुसाइड था सिर्फ या वो मर्डर था और रेप भी था, क्योंकि 7 सुसाइड जो 2021 से 2024 में हुआ है उसमें कई महिलाएं भी थी जिसको सुसाइड का नाम दिया गया। मेरा रूह तब कांप गया जब डिजीज्ड जो मेरी डॉक्टर बिटिया का मृत्यु हुआ है, उनकी माँ का इंटरव्यू जब मैंने देखा, जब वो रो रही थी, कलप रही थी और कह रही थी कि आंखों से कांच निकले हैं, हाथ की उंगलियां तोड़ दी गई हैं और दोनों पैर तोड़ दिए गए हैं, टेलबोन तोड़ दिया गया है, नेक तोड़ दिया गया है, जॉलाइन तोड़ दिया गया है। पोस्टमार्टम के वक्त भी आंखों से ब्लीडिंग हो रही थी, वर्जाइना से ब्लीडिंग हो रही थी और कान कटे हुए थे। जब मैंने ये सुना है मेरा कलेजा दहल गया और कहीं ना कहीं शायद मुझे एक बात समझ में आ गई कि ये कोई साधारण रेप की घटना तो नहीं है। नहीं है ऑब्वियसली। हाँ, मतलब एक बेवड़ा जा रहा है, उसको एक लड़की नजर आ गई है, चलो हम अपनी ठरक निकाल लेते हैं, हम मुगले आजम के ठरके आजम बन जाते हैं और अपना डिस्चार्ज कर लेते हैं। ये वो नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। हालांकि मेरे 2 दिन की सभा और महाराष्ट्र में बाकी थी, मैंने इमीडिएट उसको कैंसिल करवाया और फिर मैं बंगाल आई। और उसके बाद फिर जैसे जैसे मैं तह में अंदर जाती गई तब फिर मुझे, और फिर सारे न्यूज में भी आता गया कि भाई आरजीकर हॉस्पिटल में तो एक जमाने से पोर्नोग्राफी का काम चल रहा था। आरजीकर हॉस्पिटल में एक जमाने से ऑर्गन ट्रैफिकिंग का काम चल रहा था। आरजीकर हॉस्पिटल में एक जमाने से बायोकेमिकल स्कैम का कारोबार चल रहा था, मनी लॉन्ड्रिंग का काम चल रहा था, इंटरनेट डॉक्टर्स के साथ अभद्र हरकतें बहुत जमाने से डरा करके धमका करके चल रही थी, बहुत जमाने से नशे का व्यापार चल रहा था। और 3 बार संदीप घोष जो अभी सीबीआई की हिरासत में है, उसका 3 बार ट्रांसफर आता है, पर वो काली घाट में जाकर के माथा टेकता है और बस उसका ट्रांसफर रुक जाता है। संदीप घोष के ऊपर पिछले 1 साल से कई ऐसे पूर्व वहां के जो अधिकारी हैं आरजीकर हॉस्पिटल के, वो ममता बनर्जी की सरकार को कंप्लेन लेटर्स दे रहे थे, मेल कर रहे थे, पुलिस प्रशासन को मेल कर रहे थे, पर संदीप घोष का ना ट्रांसफर हो रहा था, ना उसको सस्पेंड किया जा रहा था और ना ही उस पर कोई कार्रवाई हो रही थी। और वो माफिया डॉन की तरह वो आरजीकर हॉस्पिटल में एक हॉरर कार्रवाई और हॉरर स्कैम और एक हॉरर
सिनेरियो सर्कमस्टांसेस को वो आराम से चला रहा था। अब ऐसे मौके पर ममता बनर्जी से अगर सवाल ना किया जाए तो हम किससे सवाल करें? वही है ना मुख्यमंत्री, और उनको तो पहले भी चिट्ठियां दी गई हैं, उनको तो पहले भी सारे इंफॉर्मेशन दिए जा रहे थे, तो वो कहाँ सोई हुई थी? कौन से नींद का टैबलेट उन्होंने खाया हुआ था? अब क्या है कि ये बच्ची बहुत सारे रहस्य को जान चुकी थी। इस बच्ची को 36 घंटे 38 घंटे ड्यूटी करवाई जाती थी, मेंटली टॉर्चर करने के लिए, फिजिकली टॉर्चर करने के लिए। फिर भी ये बच्ची जो थी ये अटल थी कि भैया हम तो बोलेंगे तुम लोगों का सारा कार्यक्रम। इसको मारना तो था ही इसको, लेकिन वो तय था साहिल, वो तय था कि इसका तो मुंह बंद करवाना है। लेकिन सिर्फ अगर मर्डर होता तो सुसाइड जो है वो गेम प्लान जैसे साथ के साथ हुआ, वो इसके साथ हो नहीं पाता। बहुत बड़ी घटना हो जाती और डायरेक्ट मर्डरर को ढूंढा जाता और वजह ढूंढी जाती। लेकिन इसको डाइवर्ट करने के लिए, और क्योंकि महिला भी थी तो डाइवर्ट करने के लिए भी और थोड़ा मजा लेने के लिए भी इसका रेप भी किया गया, ताकि जनता ये प्रोटेस्ट करते रहे और सबको ये बोलता रहे कि रेप हुआ, और जो मेन जो मुद्दा था वो छुप जाता और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार जो है वो बच जाती। क्योंकि हमारे भारत में एक दिन में 86 से ऊपर रेप होते हैं जो FIR होते हैं, इसके अलावा कितने हो जाते हैं जिस पर FIR भी नहीं होते हैं, ठीक है? तो सारे एक दिन के 86 रेप में ये भी काउंट हो जाएगा, और जो मेन मुद्दा है वो बिहाइंड द कर्टन वो छुप जाएगा। ये पूरी स्ट्रैटेजी और ब्लूप्रिंट रेडी था। अब क्योंकि प्रोटेस्ट इतना ज्यादा हो गया, सिर्फ राज्य नहीं, सिर्फ देश नहीं, पूरी दुनिया साथ में आ गई इस प्रोटेस्ट के। स्वीडन में प्रोटेस्ट हो गया, इटली में प्रोटेस्ट हो गया, अमेरिका में प्रोटेस्ट हो गया, US में प्रोटेस्ट हो गया, मतलब दुनिया के हर कोने में डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया। और जिस पाकिस्तान को हम रोज गालियां देते हैं, उस पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने पोस्ट किया और डॉक्टर बिटिया के इंसाफ के लिए आवाज उठाई, जिसमें से एक जम्मू एंड कश्मीर की POK की जो महिला है पाकिस्तानी, उसको तो ब्लास्फेमी के इल्जाम में अरेस्ट भी कल कर लिया गया है कि उसने भारत की डॉक्टर बिटिया के लिए इंसाफ क्यों मांगा। अब ये प्रोटेस्ट की वजह से क्या हुआ कि भाई रेप का एक आरोपी सिविक पुलिस। अब सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है ममता बनर्जी पर कि आप कैसे पुलिस को आप रिक्रूट करती हैं, जो पोर्नोग्राफी देखता है, जो प्रोस्टिट्यूट एरिया जाता है, जो नशा करता है, जो गंजेड़ी है, नशेड़ी है, बीवी को मारता है और उसके बाद फिर पेट में ही बच्चा मार डालता है, और उसके ऊपर जो भी कार्रवाई बीवी और सास ससुर करने के लिए जाते हैं, वो पुलिस वाले उसका बीवी का और सास ससुर का कोई कंप्लेन नहीं लेते हैं। और संजय रॉय जो प्राइम एक्यूज्ड है, उसको पुलिस डिपार्टमेंट बचाता है, उसको थाना बचाता है, वो कोलकाता पुलिस कमिश्नर की बाइक को इस्तेमाल करता है। मतलब एक सिविक पुलिस का इतना मतलब अधिकार कैसे हो सकता है? और ये कैसी होम मिनिस्टर वेस्ट बंगाल हैं जो ऐसे नशेड़ी, ऐसे गंजेड़ी, ऐसे आवारा अब्दुल्ला को उन्होंने अपने सिविक पुलिस में रिक्रूट किया है। अब वो तो अरेस्ट हो गया। अरेस्ट होने के बाद जब उसको ये पता चला कि भैया अब तो फांसी का डिमांड हो रहा है, अब तो बात फांसी की आ रही है, अब संजय रॉय बहुत परेशान हो गया कि अब फांसी हो जाएगी मेरी, अब तो प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है। तब संजय रॉय उगलना स्टार्ट किया कि भाई मैं इसमें अकेला नहीं हूं, मेरा पॉलीग्राफी टेस्ट करवाओ, मैं इसमें अकेला नहीं हूं, और जो लोग हैं उसको बुलाओ। अब तो वो समझ गया कि भैया अब तो मुझे तो बलि का बकरा बना दिया गया है, मुझे तो समझा बुझा करके अरेस्ट करवा दिया गया है, मैंने अपना गुनाह एक्सेप्ट भी कर लिया है। लेकिन जो मेन आरोपी है वो तो अभी भी अय्याशी पेल रहे, वो तो अभी भी बड़ी मस्ती में बंगला में है। तो उसने सियालदा कोर्ट में खड़े होकर के उसकी वकील ने कह दिया कि भैया मेरा जो क्लाइंट है, जो इस केस का प्राइम एक्यूज्ड अभी है, वो अपनी पॉलीग्राफी टेस्ट करवाना चाहता है और वो सत्य बोलना चाहता है कि वो इसमें अकेला नहीं था। अब बात यहां पर आती है कि आज ममता बनर्जी साहिबा ने एक स्पेशल सभा बुलाई और विधानसभा में उन्होंने
एक एंटी रेप केस पर एक बिल उन्होंने रखा पटल पर। जब उन्होंने बिल रखा है तो उन्होंने कहा कि फांसी की सजा होनी चाहिए। चलिए ममता बनर्जी जी, मैंने आज सारे नेशनल न्यूज को कहा है कि मैं ममता बनर्जी की इस बिल पर स्वागत करती हूँ। फॉरगेट अबाउट पार्टी एंड पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल कलर मैं लाना ही नहीं चाहती हूँ इसमें, क्योंकि ये बेटी का सवाल है, ये औरत की इज्जत का सवाल है, और मैं अपने जात की नहीं हुई तो मैं किसी और की क्या हो जाऊंगी। तो मैंने कहा कि मैं ममता बनर्जी के और भारतीय जनता पार्टी के 77 एमएलए ने विधानसभा के अंदर ये कहा कि हम लोग ममता बनर्जी के इस बिल का स्वागत करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारा जो पुराना कानून था आईपीसी का, उसमें 354A, 354B, 354D, 376, 376D, 376C, ये सारे भी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेक्शंस थे। फिर उसको और भी स्ट्रॉन्ग कर करके सेक्शन 69 में फांसी के प्रावधान भी बीएनएस में दिए गए हैं। आप भी फांसी मांग रही हैं, और जो हमारा बीएनएस और बीएनएसएस जो नया कानून आया है केंद्र की सरकार से, वो भी फांसी की बोल रहा है। चलिए ठीक है भैया, फिर भी मैं मान लेती हूँ फांसी होनी चाहिए, लेकिन क्या आपके पुलिस की कोई अकाउंटेबिलिटी है? आपका पुलिस तो ना आईपीसी की धारा को मानने को तैयार है, आपका पुलिस ना बीएनएस और बीएनएसएस को मानने को तैयार है। तो कैसे हम मान ले कि आपका सिविक पुलिस जो रेप करता है, पोर्नोग्राफी देखता है, आपका सिविक पुलिस जो नशा करता है, आपका सिविक पुलिस जो मर्डर करता है, ब्रूटल रेप करता है, वो आपके बनाए हुए बिल को और आपके बनाए हुए कानून को वो मान लेगा? हम कैसे यकीन कर ले? 2012 से 2024 तक में हजारों लाखों ऐसे रेप की घटनाएं हैं, जिसमें मैं कुछ पढ़ करके बता देती हूँ, जिसके आरोपी अभी आराम से अय्याशियां पेल रहे हैं। पार्क स्ट्रीट रेप केस 2012, नासिर खान 5 स्टार होटल में शादी। कामदनी रेप केस 5 आरोपियों को एक्यूटल इज्जत से बाहर निकले हैं। मध्यम ग्राम रेप केस 2013, जादवपुर यूनिवर्सिटी रेप केस 2014, गगनापुरा रेप केस मर्डर केस 2015, उसके बाद बामन घाटा रेप केस 2017, संदेश खाली रेप केस 2020, हासखाली रेप एंड मर्डर केस 2022, कालियागंज रेप केस एंड मर्डर 2022, डायमंड हार्बर गैंग रेप केस 2023, आर्जिकल मेडिकल रेप कॉलेज ब्रूटल रेप एंड मर्डर केस 2024। ये मैंने चंद बताए हैं, चंद। तो क्या दीदी ने इनको फांसी क्यों नहीं दिया? उसकी वजह दीदी बता सकती हैं क्यों नहीं दिया? इसमें प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन बहुत ऐसे नहीं हुए थे जैसे अभी डॉक्टर बिटिया के लिए हो रहे हैं। एक राज्य के अंदर प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन अब इस पर भी सवाल उठता है कि हम ममता बनर्जी पर कैसे भरोसा करें? फिर से दोबारा, जो ममता बनर्जी नासिर खान कादर खान रेप करता है, तो वो साफ कहती है कि ये सजीवी घटना है, और उनकी ही सांसद कहती हैं कि वो सेक्स फॉर कैश था। वो क्रिश्चियन लड़की थी, उसने पैसे वैसे ज्यादा मांगे, मुसलमान लड़का बेचारा दे नहीं पाया, इसीलिए उसने रेप केस डाल दिया है। और उनका वो स्टेटमेंट अभी वायरल हो रहा है। अभी 2 दिन पहले काकुली दस्तीदर, जो ममता बनर्जी की सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है टीएमसी की, उन्होंने एक बड़े नेशनल न्यूज, बंगाली न्यूज चैनल को बोल दिया कि अरे वामपंथ के जमाने में तो जो डॉक्टर प्रोफेसर हुआ करते थे, वो स्टूडेंट्स को गोद में बैठा करके वो उनका एग्जाम लिया करते थे। मतलब एक महिला होकर के महिला का कैरेक्टर असैसिनेशन कैसे कर लेती हैं ये लोग? कैसे कर लेती हैं? कैसे मुंह से निकल जाता है? देखो, अभद्र मर्द जो अपनी माँ को भी कभी इज्जत नहीं देता होगा और अपने माँ के भी गुप्त अंग को झांकता होगा, वो अगर औरत का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है तो हम समझ सकते हैं। लेकिन एक औरत होकर के औरत का कैरेक्टर असैसिनेशन, एक औरत होकर के औरत की तस्वीरें दिखाना, एक औरत होकर के औरत को मलाइन करना, एक औरत होकर के औरत को डिफेम करना, एक औरत होकर के औरत को बेइज्जत करना, एक औरत होकर के औरत का चीरहरण करना, ये औरत है। इसको तो औरत नहीं बोला जाएगा। ये तो औरत के नाम पर कलंक है। ये सारी औरतें तो कलंक है। अब फिर से मैं कहना चाह रही हूं कि चलो ठीक है, आप सीबीआई से, ममता दीदी भी जस्टिस मांग, जस्टिस हमको जस्टिस चाहिए सीबीआई से। हालांकि सीबीआई जस्टिस नहीं देता है, जस्टिस न्यायपालिका देता है, महामहिम अदालत देता है।
अब मैं पूछना चाहती हूँ कि जिन केसेस को मैंने गिनवाया वो भी सीबीआई में नहीं गया था। आप ममता दीदी, आपको अगर वाकई में महिलाओं के प्रति मोहब्बत होती और आपको वाकई में ममता के हृदय में ममता होता तो आप ये सारे आरोपियों को आप रेमिशन नहीं दिलवाती, आप एक्यूटल नहीं दिलवाती, आप फांसी पर चढ़ाती। अब चलिए 48 घंटे में, अभी प्रोटेस्ट चल ही रहे हैं, 48 घंटे में हमारे इस राज्य में पश्चिम बंगाल में 7 और रेप हो चुका, 7 और रेप हो चुका। अब मैं आपको गिनवाती हूँ। उत्तर दिनाजपुर में मोहम्मद अवैस ने मदरसे के अंदर एक बच्ची का रेप किया, रेप कर करके उसको प्रेग्नेंट कर दिया। कूच बिहार में मोहम्मद खैबर ने एक 8 साल की बच्ची का, हिंदू बच्ची का रेप किया और उसके बाद फिर पुलिस एफआईआर नहीं ले रही थी। फोर्सिबली सारी जनता रोड पर आ गई, तब एफआईआर लिया गया और तब फिर उसको अरेस्ट किया गया। तो दीदी, आप मोहम्मद अवैस को और मोहम्मद खैबर को आप फांसी पे चढ़ा दीजिए। ये मामला तो ना सुप्रीम कोर्ट में है और ना ही ये मामला सीबीआई के हाथ में है, ये तो आपकी पुलिस के हाथ में है। चलिए एकदम तत्काल में आप उठिए और फांसी चढ़ा दीजिए इनको। पर नहीं, ये एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए अगर इतना ही उनको महिलाओं के लिए इतनी अगर फिक्र है। बल्कि मुझे तो ये समझ में नहीं आया था कि भाई दीदी ने जो है वो जो प्रोटेस्ट निकाला था, जुलूस निकाला था, तो किस लिए निकाला था? आई मीन किसके अगेंस्ट निकाला था उन्होंने? ये मेरे समझ से बाहर था एकदम। मैं उसको समझाती हूँ जी। ममता बनर्जी साहिबा के पास बहुत सारे मंत्रालय हैं। वो इस राज्य की मुख्यमंत्री हैं, वो इस राज्य की पुलिस मंत्री हैं, वो इस राज्य की हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो इस राज्य की माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं। तो ममता बनर्जी साहिबा रोड पर निकली और ममता बनर्जी ने ममता बनर्जी से पूछा कि तुम एज अ पुलिस मिनिस्टर बिल्कुल फेल हो। फिर ममता बनर्जी ने ममता बनर्जी से पूछा कि तुम एज अ हेल्थ मिनिस्टर क्यों फेल हो गई। फिर ममता बनर्जी ने ममता बनर्जी से पूछा कि तुम महिला हो और महिलाओं का ही बलात्कार होता है। फिर ममता बनर्जी ने ममता बनर्जी से पूछा कि आखिर बलात्कारियों के ऊपर तुम्हारे आंचल का सुरक्षा क्यों होता है। फिर ममता बनर्जी ने ममता बनर्जी से पूछा कि तुम्हारे पुलिस डिपार्टमेंट में बलात्कारी पुलिस ऑफिसर कैसे आ गए। फिर ममता बनर्जी ने ममता बनर्जी से पूछा कि और भी ऐसे बलात्कारी मानसिकता के पुलिस ऑफिसर है क्या। फिर ममता बनर्जी ने ममता बनर्जी से पूछा कि औरत की इज्जत करना तुम अपनी सांसदों को कब सिखाओगी। फिर ममता बनर्जी ने ममता बनर्जी से पूछा कि ये सारे स्कैम और सारे जो ये अश्लीलता के नंगे नाच हो रहे थे, क्या तुमको सच में नहीं पता था या झूठ बोल रही हो। फिर ममता बनर्जी ने ममता बनर्जी से पूछा कि तुम महिला हो, क्या आने वाली पीढ़ी तुमको इज्जत दे पाएगी। फिर ममता बनर्जी ने ममता बनर्जी से पूछा कि सारे स्कैमबाज, सारे आरोपी तुम्हारे ही दल बल से क्यों निकलते हैं और तुम्हारे ही मंत्रालय से क्यों निकलते हैं। फिर ममता बनर्जी ने ममता बनर्जी से पूछा कि तुम्हारे दल के ही लोग और मुसलमान नेता मंत्री बलात्कारियों को अपनी लुंगी में सुरक्षा क्यों देता है। फिर ममता बनर्जी ने ममता बनर्जी से पूछा कि ये संदीप घोष जो इतना बड़ा मॉन्स्टर था, इतना बड़ा ये स्कैमबाज था, इसका तुम ट्रांसफर क्यों रोक रही थी। फिर ममता बनर्जी ने ममता बनर्जी से पूछा कि जब संदीप घोष का काला चिट्ठा पूरी दुनिया के सामने आ गया तो और जब उसने रिजाइन कर दिया तो तुमने उसको अवार्ड क्यों दिया और एक बड़े अस्पताल में उसको प्रेसिडेंट बना करके क्यों भेज दिया। फिर ममता बनर्जी ने ममता बनर्जी से पूछा कि आने वाली पीढ़ी, आने वाला जेनरेशन, एक भी महिला तुमको इज्जत दे पाएगी। तो ममता बनर्जी ने साहिल इसलिए प्रोटेस्ट निकाला था। अच्छा, तो ये पूरा खेला था पीछे उसका।